मुलाकात की तरफ लेकर बढ़ती हूँ। वी वर लेट अराउंड 25 मिनट्स हम डिले हुए। पाकिस्तान के खूबसूरत राइटर्स हमारे साथ और जनाब शाहीन सहबाई साहब जो पाकिस्तान की इस वक्त की सियासी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आप क्या आर्टिकल्स आप डॉन में और मुख्तलिफ़ जगहों पे पढ़ते भी हैं, लिखते हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं और बड़ी तफसील के साथ लिखते हैं। शाहीन सहबाई साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। ये आवाज़ तो मैं अक्सर देखते रहता हूँ और मेरी बेगम ज़्यादा देखती रहती है, क्योंकि वो आपका जो तरीका है बात करने का, जो इंटरव्यू करने का, जो सॉफ्ट और बड़ा, वो इतनी वो खुश होती है कि वो देखती रहती है कि सारे प्रोग्राम और इंटरव्यूज आपके वो खासकर वो टीवी पे देखती है। मैं तो रेडियो पे बात कर रहा हूँ, लेकिन टीवी पे भी शायद ख्याल है आपका यही जी चलता है सर, जी प्रोग्राम। इस वक्त भी आप टीवी पे हमारे साथ जा रहे हैं। सर मैं अच्छा। बहुत एहसानमंद हूँ, आप जैसे शख्सियत से मेरी मुलाकात हो गई, बात हो गई। दूर जी रहते बहुत शुक्रिया। हुए जब हम अपनी माँ के पास होते हैं और अगर माँ की तबीयत ख़राब है और कोई तकलीफ़ है तो देख के जी तो जी फिर जी। भी दिलासे में रहते हैं, मगर जब दूर होते हैं तो दिल ज़्यादा परेशान होता है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल हम देखते हैं और मुतफर्रिक बयानात होते हैं, और मैं अक्सर ये लफ्ज़ कहती हूँ कि एक होता है कि सही पिक्चर पेश कर देना और एक ये होता है कि आवाम को मुगालते के बीच में रखना, और कहीं से जब सही सूरत हाल करना पता हो तो हम अपनी यंग जनरेशन में भी मनफी सोच बीजते चले जाते हैं। आप पाकिस्तान के हालात पे बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का जी जी। रिसेंटली फ़ैसला आया है जिसमें तहरीक इंसाफ के हवाले से फ़ैसला। मैं सबसे बड़ी बात तो जो करना चाहती हूँ, इंग्लैंड अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका इज़ बाई पोलर नाउ विद इन कंट्री। लोगों में पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है। इट इज़ द सेम सिचुएशन इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। तो मैं आपका तज्जिया सुनना चाहूँगी अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तानी पीपल एंड पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिनेरियोज़। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे अमेरिका में रहते हुए तकरीबन कोई 25 साल अब हो रहे हैं। मैं आया था एज ए जर्नलिस्ट। डॉन के साथ मेरा बहुत लंबा ताल्लुक था, 20 साल तक मैं डॉन के साथ रहा। उससे पहले मेरे वालिद साहब कोई 30 साल डॉन में उन्होंने काम किया था। तो वो अखबारों से शुरू से ही ताल्लुक अखबारों से और जर्नलिज्म से और उसी के हवाले से पॉलिटिशियन से और लीडर से शुरू से ही रहा। और फिर जब मैं डॉन में खुद काम शुरू किया तो मुझे 94 में उन्होंने मुझे अमेरिका भेज दिया एज वाशिंगटन ब्यूरो चीफ। और फिर यहाँ मैं आके, जाहिर है फैमिली भी आई, बच्चों ने पढ़ा लिखा, वो अपने पढ़ के अपना अपना उन्होंने अपनी अपनी लाइन पे गए। मैं हमेशा 25 साल में मैंने सिर्फ काम किया तो सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया में। मैंने आज तक 25 साल में अमेरिकन मीडिया में कभी काम नहीं किया। और ना ही मैंने किसी अमेरिकन कंपनी में से कोई काम किया कि यहाँ जो लोग अक्सर करते हैं कि जी आपको भी पता है, जो बाहर से लोग आते हैं वो कोई साइड में जॉब कर ली, सेकंड जॉब कर ली, नाइट जॉब कर ली, कोई वो सब होता है। लेकिन मेरा इत्तेफाक से ऐसा रहा है कि जी मैंने या तो अपने डॉन के साथ में आया था, 6-7 साल डॉन के साथ काम किया, फिर मैं वापस चला गया पाकिस्तान और फिर मैंने वहां जाके दूसरे अखबारों में एडिटर बना, फिर टीवी में जाके चीफ बना, वो बाकी करता रहा वहां पे। जब वहां पे नौकरी छूट जाती थी मेरी, या 2-3 दफा मुझे छोड़ना पड़ा, झगड़ा हो गया, कभी हुकूमत से झगड़ा हो गया, कभी मालिकों से झगड़ा हो गया, तो मैं वापस अपने फैमिली के पास अमेरिका आ जाता था कि जी ठीक है मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। घर तकरीबन क्योंकि सब लोग यहाँ सेटल हो गए थे तो वो सब यही एक तरह से बेस हो गया था। और फिर वापस में जाता था और जाके करता था। अभी भी यही पाकिस्तान के अखबारों में मैं लिखता रहता हूँ। जब अखबारों ने लिखना बंद कर दिया, सोशल मीडिया आ गया, तो फिर सोशल मीडिया पे मैं लिखता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोग पढ़ें। और अल्लाह का शुक्र है कि लोग याद रखते हैं, पढ़ते हैं और उसको इम्पोर्टेंस भी कुछ ना कुछ
जरूर देते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आपने एक लफ्ज लिखा है कि कानून उल्टा हो गया, सब इमरान खान को सियासत से जी निकाल देना चाहते हैं। और ये जो कल जी की इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, एक्चुअली ये जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इलेक्शन तो नहीं करवाना चाहते थे, मगर फिर किसी ने उनके गर्दन पे अंगूठा रखा तो हुआ जी ठीक है जी नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। मगर ये जो जितनी टेक्निक है, अब 3 जजेस आएंगे, 5 जजेस आएंगे, 9 जजेस आएंगे, 7 जजेस आएंगे, यानी इस मामले को लटकाते 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 इलेक्शन की डेट को आगे लेते 2023 तक ले जाएंगे। तो असल मामला तो इलेक्शन को लटकाना ही है। नवाज शरीफ साहब को भी डिस्क्वालीफाई किया गया था 2000 से पहले, हमारी इन्हीं कोर्ट्स ने डिस्क्वालीफाई किया था। एंड देन 2000 के बाद वो क्वालिफाई होके दोबारा आते हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, लीडर भी बन जाते हैं। क्या फरमाएंगे आप आज के सिनेरियोज में? देखिए, ये हमारे बहुत बड़ा एक रोल जो है हमारी इस सारे पॉलिटिकल सिचुएशन में और जो गवर्नमेंट की सिचुएशन है, इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, और खासकर फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है और ब्यूरोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों को मैं तकरीबन एक ही समझता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम करते हैं। फौजी और ब्यूरोक्रेट दोनों मिल के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के बगैर शायद मुश्किल होता है काम करना। इनका रोल बहुत ज्यादा है, और इनका रोल उस वक्त तक तो ठीक होता है जब तक आपकी जो टारगेट है वो नेशनल टारगेट हो, पाकिस्तान का बेहतरीन हो, पाकिस्तान के लिए अच्छाई हो। आप कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको आप मना कर दें कि जी आप ये ना करें, ये करें। मुल्क सही रास्ते पे चल रहा हो, इकोनॉमी चल रही हो, तो वो तो ठीक है। लेकिन जब आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट या ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट या लोगों के पर्सनल पोजीशंस और उनके अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स और एक्सटेंशन, इन चक्करों में अगर आप ये पूरे इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व कर दें तो वहां से गाड़ी जो है वो पटरी से उतरना शुरू हो जाती है। और हमारे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पिछले दिनों में यही कुछ हुआ है। अब कई लोग कहते हैं कि जी इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट लेके आई क्योंकि वो उनका झगड़ा हो गया था दूसरे लोगों से, तो वो इलेक्शन में इनको जितवाया गया, इनकी हुकूमत बनवाई गई, इनको खड़ा रखा गया, इनके साथ चलाया गया, इनको धक्का दिया गया। जहां पे इलेक्शन ये हार रहे थे इनको जितवाया गया सेनेट में, या जहां भी बहुत सारे ऐसे मौके आए जब हम लोग भी हैरान हुए कि जी इनके पास तो मेजोरिटी नहीं है और जीत गए। तो सबको पता होता है कि जी कौन पीछे है, कौन जितवा रहा है, कौन हरवा रहा है। फिर ये हुआ कि इमरान खान क्योंकि एक स्ट्रेट आदमी है, वो जरा पॉलिटिशियन इस तरह के नहीं है जैसे बाकी हमारे लोग पॉलिटिशियन है, उनका झगड़ा इनसे होना ही होना था। वो झगड़ा उनका हो गया कि जी एक ही बात पे कि अब मैं तुम्हारी बात के साथ नहीं चल सकता। तो वो फिर उन्होंने कहा कि इनको भी निकालो, और उनको निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया, लोगों का तोड़ फोड़ शुरू हो गई। तो बहरहाल ये रोल जो है ये एक पॉजिटिव रोल भी हो सकता है, होना चाहिए, ये एक नेगेटिव रोल भी हो सकता है, जो कि लगता है कि नेगेटिव हो गया है, पॉजिटिव कम है और नेगेटिव ज्यादा है आजकल। ये रोल जब तक, और हटाएगा कौन इस रोल को? लोग, अवाम कोई ऐसी लीडरशिप लाएंगे जो कि अवाम उनके साथ खड़े होंगे और जिनके सामने ये सब लोग बेबस होंगे, और होते जा रहे हैं। ये एक अभी कोई नामुमकिन बात नहीं है। लोगों ने साबित किया है कि वो अगर खड़े हों और एक साथ प्रोटेस्ट करें और इकट्ठे होकर करें तो वो इन लोगों को, ये जितने कलूजन्स बने हुए हैं, लोगों ने अपने अपने जो एक ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उनको वो बेबस कर सकते हैं, और कर रहे हैं और करके दिखाया है। अभी जैसा कि आपने देखा कि पंजाब में जो कुछ हुआ, उनके मेंबर्स को डीसीट कर दिया गया, वो भी उनको धक्का दिया गया, वो उनको जाके दूसरे वोटिंग करा दी गई, फिर वहां वो जीत गए, फिर वो दोबारा गए, उनको हटाया गया, दोबारा इलेक्शन करवाया गया। इलेक्शन में कहा गया कि जी हम इनको हराएंगे। उन गवर्नमेंट के क्लेम्स और जो एस्टेब्लिशमेंट के क्लेम्स तो यही थे कि जी 16-17 सीटें, 18 सीटें गवर्नमेंट जीतेगी और 3-4 सीटें इमरान खान जीत जाएंगे। और फिर वो यही अगर रिजल्ट होता तो बड़े खुश होते सब, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। लोग खड़े हो गए, लोग उठ गए, और लोगों ने जाके अपने आप को खड़े होकर काउंट किया और देखा, बताया कि जी हमारी भी पावर है, और उन्होंने बुरी तरह हराया। अब ये एक उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कि ये एक थर्ड फोर्स
ऐसी मैदान में आ गई है जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रही। यूथ मोबिलाइज्ड है, कैसे कंट्रोल में करें इसको। यूथ मोबिलाइज्ड है और यूथ जी, के जी। समंदर के आगे तो मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि अब वोटर्स जब बाहर निकल आए तो इस जिन को तो कौन बोतल में बंद करेगा सर। देखिए, ये इन्होंने जो 15 सीटों 20 सीटों पे जो बाय इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि इमरान खान साहब ने भी उसको एक सही रीड किया कि ये एक ट्रायल रन है, ये एक ट्रेलर है फिल्म का, कि अगर हमने इस ट्रेलर में सक्सेस हासिल कर ली तो फिर अब अगला इलेक्शन जो है हम इसी तरह जीतेंगे और लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि जी नहीं, हम अगर निकलेंगे तो फिर हम ये सब अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। हालांकि आपको भी याद होगा, मुझे तो बहुत अच्छी याद है, बेशुमार इलेक्शन में कवर कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, कभी भी बाय इलेक्शन में इतनी बड़ी कैंपेन नहीं हुई, इतने बड़ी जलसे नहीं हुए। पूरे लीडर्स रोज 3-3 जगह जाके तकरीरें किसी बाय इलेक्शन में नहीं की लोगों ने, और इतना बड़ा टर्नआउट कभी नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि बाय इलेक्शन बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कि जनरल इलेक्शन का एक ट्रेलर है, और ट्रेलर में इमरान खान साहब ने और लोगों ने दिखा दिया, यूथ ने दिखा दिया कि जी हम वी कैन ब्रिंग द चेंज। और अभी जो कल की जो फंडिंग का केस आया है इंटरनेशनली, जिन लोगों ने फंडिंग की हुई है, लोग अपनी अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ मेरा, क्योंकि वो लिस्ट में नाम आ गए हैं। और सर ये सारा $17,000 का मसला है। क्या नतीजा आपको नजर आ रहा है? देखिए, मुझे इसमें बहुत ही शर्मिंदगी और बड़ी क्या क्या कहना चाहिए, जिन लोगों ने ये केस किया था और जिन लोगों ने इतना लंबा इसको केस को चलाया और इतने हाइप क्रिएट की कि जब उसका रिजल्ट आ रहा था, कल आपने भी सुना होगा, मैंने भी देखा कि जी इलेक्शन कमीशन के बाद फौज बुला ली गई कि जी कोई बंदा नहीं आ सकता, और फौज ने टेक ओवर कर लिया, और वो कि जी यहाँ इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, तब्दीली कूडेटा होने वाला है। यानी लोगों, अगर यही लेवल है इनके पास इमरान खान को और उनकी पार्टी को चैलेंज करने का और उसको खत्म करने का या उसको सीन से हटाने का, और अगर ये इसी लेवल का उन्होंने, यानी सब्सटेंस उनके पास यही है, तो उनकी हालत पे तो बहुत हंसी आती है, और पता नहीं अल्लाह उन पर रहम करे, क्योंकि ये तो दुनिया में कोई नहीं मान सकता कि ये इस बेसिस पे आप एक सबसे बड़ी पार्टी को और सबसे बड़े लीडर्स को जो है ना वो बैन कर देंगे या सर, मुझे डर है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो इंटरनेशनल वो कहते हैं कंपनियों को ना इन्वॉल्व कर लें कि पाकिस्तान में जो लॉलेसनेस है। मगर मेरा एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है, आपका एक आर्टिकल आया और उस आर्टिकल का हमारे एक इंटरव्यू के दौरान तज़किरा भी आया, तो मैंने फिर यही सोचा था कि आपसे डायरेक्ट बात की जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात अनफॉर्चुनेटली 6th जनरेशन वॉरफेयर समझते हुए सोशल मीडिया पे बहुत सारी ख़बरें लोगों के नाम से मंसूब करके गलत ख़बरें डाल दी जाती हैं। पाकिस्तान से सर पैसा, इमरान खान तो पाकिस्तान पैसा लेके गए थे, जो जिस बहाने से भी रेज हुआ, चैरिटी के लिए आया या पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से आया, और इतनी सारी जमातें इकट्ठी होके एक आदमी के अगेंस्ट मतलब इकट्ठी हुई हैं। तो आपने जो जिक्र किया है कि रिसेंटली कोई जो पाकिस्तान से निकला है वो बहुत सारे सूट केसेस पैसों के लेके निकला है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे अफगानिस्तान से। तो मैं सोच रही थी कैसे हो सकता है कि निकले, क्योंकि पाकिस्तान में आखिर इन्वेस्टिगेशन के इदारे भी हैं, एयरपोर्ट पे कस्टम्स भी होता है, एयरपोर्ट की सिक्योरिटीज़ भी हैं, और आप एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा पैसा लेके जा नहीं सकते। तो ये कैसे, क्या आप फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने ये ठीक इशू रेज किया है, ये मैंने ही रेज किया था, और ये मैंने आर्टिकल नहीं लिखा, एक मैंने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, और जिसमें ये लिखा था कि जी मेरी इत्तला के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पे एक प्राइवेट जहाज आया है रात को, और
कई बहुत सारी इतलाएं और भी आ रही थी कि कुछ इंडियन जहाज टेक्निकल लैंडिंग कर रहे थे, कुछ खराबी हो रही थी और वो जा रहे थे। उस पर मैंने कोई जिक्र नहीं किया, मैंने सिर्फ ये लिखा कि जी एक जहाज पे सूटकेस लोड किए गए रात को और एक कस्टम्स के ऑफिसर ने उसको नोट कर लिया और उसको ऑब्जेक्शन किया, रोकने की कोशिश की और उस कस्टम्स के ऑफिसर को फौरन ही हटा दिया गया। वो जहाज तो चला गया वो लेके जो कुछ ले जाना था, कार्गो था। अब उसमें अगर डॉलर थे या रुपए थे या सोना था या पैसे थे या आप कहे कि जी घर की प्रॉपर्टी थी या घर के बर्तन थे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस कस्टम ऑफिसर ने ये रिपोर्ट किया और उसको हटा दिया गया। वो बड़े सीनियर ऑफिसर थे, वो ग्रेड 22 के ऑफिसर थे। और मैंने फिर ये लिखा था कि जी ऐसा हुआ है, ये कराची एयरपोर्ट पे अगर ऐसा हो सकता है तो क्या हमारे न्यूट्रल्स इसकी तफ्तीश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रोब करेंगे या नहीं करेंगे। दैट वाज ऑल माय ट्वीट वाज कि जी मैंने ये सुनाया कि खबरें दी गई हैं, मुझे खबरें मिली हैं कि जी ऐसा हुआ है, कस्टम ऑफिसर ने ये पकड़ा है, उसने रिपोर्ट किया है, उसको हटा दिया गया है, क्या ये इन्वेस्टिगेट होगा। उस पर किसी का जवाब नहीं आया। दो दिन बाद मुझे और इंफॉर्मेशन मिली कि जी जो कस्टम ऑफिसर हटाए गए हैं उनका ये नाम है, मिस्टर शेख पूरा नाम था उनका, अपोजिशन भी थी, और उनको हटा दिया गया है और वो अब उनको भेज दिया गया है एफबीआर। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने उसमें डाल दी। ये दो मैंने ट्वीट किए थे, उस पर इतना वो ट्वीट चला कर तो मिलियन से ज्यादा लोगों ने उसको देखा, अप्लाई किया, ये किया, पूरा चलता रहा। कई जगह कई उस पर वीलॉग बने, लोगों ने अपने ब्लॉग्स में वीलॉग्स में उसका जिक्र किया। कोई जवाब नहीं आया कहीं से कि कोई इसमें बोलता। फिर ये हुआ, उसकी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं उसको फॉलो कर रहा था। एक दिन पहले जब बहुत शोर मचा तो एफबीआर ने कहा कि जी नहीं, ये साहब जो हैं ये रूटीन में ट्रांसफर किए गए हैं और इसमें इनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो एफबीआर ने खुद लिखा, उन साहब ने खुद कुछ नहीं कहा खुद। अच्छा, उसी दिन एक और मुझे एक डॉक्यूमेंट एफबीआर का एक साहब ने भेजा जिसमें जिस दिन मैंने ट्वीट किया था उसी दिन उन साहब को एफबीआर से कैबिनेट डिवीजन भी ट्रांसफर कर दिया गया 29 को ही। जिस दिन ये ट्वीट आया था उसी दिन उनको फिर ट्रांसफर कर दिया गया, कैबिनेट डिवीजन के हवाले कर दिया गया उनके सर्विसेज। अब ये सारा कुछ हो रहा है, कोई सरकारी एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा, ये जहाज था हज टर्मिनल कराची में। अगर आप कराची के एयरपोर्ट से वाकिफ हो तो एक हज टर्मिनल है, एक जो इंटरनेशनल कायद-ए-आज़म टर्मिनल है वो नया बना हुआ था। ये पुराना वाला जो था वो हज टर्मिनल हो गया। ये जहाज वहां जाके खड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने ट्वीट किए, बहुत लोगों ने जवाब दिए कि जी आप अजीब बेवकूफ आदमी है, एक जहाज में 245 सूटकेस कैसे आ सकते हैं और ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा भाई, जहाज प्राइवेट जहाज का मतलब ये नहीं है कि वो छोटा सा एक बूंदा सा काका होगा। प्राइवेट कोई सा भी चार्टर्ड जहाज हो सकता है, कितना बड़ा आप चाहे ले ले। एक जो मिड साइज के जहाज होते हैं उसमें 150-200 लोग ट्रेवल करते हैं, उनके 300-400 सूटकेस उनके होते हैं और भी कार्गो होता है। वो जहाज आजकल बहुत सारा माल लिफ्ट करते हैं और खासकर पीपीपी वालों ने मुझे बहुत गाली, नहीं बहुत मेरा खिलाफ ट्रेंड भी चलाया उन्होंने कि जी ये हमेशा पीपीपी के खिलाफ और जरदारी के खिलाफ बोलते हैं। हालांकि मैंने नाम किसी का नहीं लिया था, मगर वो उन्होंने बहुत जब शोर मचाया तो मैंने कहा जी आपने क्यों अपने ऊपर ले लिया कि जी अब ये जरदारी साहब ये काम करते हैं, और भी बहुत लोग कर सकते हैं, आपसे समझते सिर्फ वही कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद है। अयान अली का केस मेरे ख्याल है लोगों को याद होगा क्या हुआ था, किसका वो सामान लेके पकड़ के जा रही थी एयरपोर्ट से, जब पकड़ी गई तो प्रेसिडेंट साहब से लोग उनको निकाल रहे थे, प्रोटोकॉल से पकड़ी गई, जेल में भी रही। फिर उनका क्या हुआ, उसके बाद जिस अफसर ने पकड़ा था वो बेचारा उसको मार ही दिया गया। तो ये सारा जो हिस्ट्री है इन लोगों की, इसमें जैसा मैंने कहा न्यूट्रल्स और एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि जी किस केस को अपनी मौत खुद मरने जा रहे हैं। पीडीएम की जमातें आई हैं और जरदारी साहब तो विनिंग पोजीशन में है। जो आपकी मुस्लिम नून है, आप देखिएगा इन्होंने अपनी साख को बिल्कुल बिगाड़ के निकलना है।
ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जरदारी साहब ने इन सबको अब अपने पीछे लगा लिया है। अब ये नहीं, ये सब आपस में एक दूसरे से लड़ते मरते थे, कपड़े फाड़ते थे, एक दूसरे के पेट फाड़ते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। तकरीरें अगर आप उनकी सुने, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनती होगी। अब वो सारे इकट्ठे होके उनके पीछे लग गए कि जी ये जरदारी साहब हमें बचाएंगे। और जरदारी साहब ने ये लीडरशिप रोल ले लिया है कि जी जहां प्रॉब्लम होता है वो आके बैठ जाते हैं और वो आके पैसे देना लेना, खरीद फरोख्त और ये सब कुछ शुरू कर देते हैं, जैसा अभी ये चौधरी शुजात वाले मामले में हुआ। यानी इतना ब्लेटेंटली सारा कुछ हुआ कि बेचारे चौधरी शुजात और परवेज इलाही और उनके खानदान में ही रिफ्ट आ गई, और वो इतने बुजुर्ग और इतनी सेहत उनकी खराब है, और उनको एक ऐसा फैसला करना पड़ा कि वो आखिरी उम्र में वो रुस्वा हुए। क्या कहना चाहिए कि वो रुस्वा हुए, या अब उनका क्या आखिरी उम्र में जाके उनका यह हशर जरदारी साहब नहीं किया, हालांकि उनको नहीं करना चाहिए था। उनको भी समझना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पूरी जो पार्टी उनकी, पूरा खानदान एक तरफ है, तो फिर आप वो बुजुर्ग हैं, अब आपका टाइम गुजर गया, आप बैठे आराम से वॉच करें, आप मशवरा दें, लेकिन आप इस तरह के काम ना करें कि आप पूरी की पूरी खानदान को ही डिवाइड कर दें। शाहीन सहबाई साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम इनसे सीखने में हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा एक सवाल, जो एक तो अनफॉर्चुनेटली र्यूमर्स बहुत फैल जाती हैं, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया तो इट्स फुल ऑफ फेक न्यूज़। जो हमारा एक जहाज़ हेलीकॉप्टर जो तबाह हुआ है बलूचिस्तान लसपेला के इलाके में, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक कोई पता चला कि ये ड्रोन कहाँ से आया था? बहीरा अरब से फायर हुआ था, पाकिस्तान या ईरान की स्पेस को इस्तेमाल किया था, या उज़्बेकिस्तान से आया था? अगर ये उज़्बेकिस्तान से भी आया था तो क्या ये कैसे आ सकता है? इसने कहीं ना कहीं से अफगानिस्तान की स्पेस इस्तेमाल की होगी। जरा क्लैरिफाई कर दीजिए अपना सवाल। आपने कहा कि हमारा एक हेलीकॉप्टर अभी जो क्रैश हुआ है बलूचिस्तान में, उसकी बात कर रही हैं आप? जी सर, वो जो क्रैश हुआ है, अगर 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 क्या किसी कोई प्रोजेक्टाइल इस पे आके लगा है, या वाकई तकनीकी खराबी थी? बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट हेलीकॉप्टर। जी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन इसमें अभी तक मैंने कोई ऐसी सोशल मीडिया पे या किसी अनऑफिशियल रिपोर्ट या किसी प्राइवेट किसी ने कहा हो कि जी इसको किसी ने हिट किया, ये मैंने अभी तक नहीं सुना। हो सकता नहीं सर, ये आपको मैं बताती हूँ, मुझे सोशल मीडिया पे मैंने एक्चुअली उसकी जब बेस चेक की थी ना, तो वो फेक न्यूज़ थी। मैं बल्कि निकाल भी लेती हूँ कि जी वो क्योंकि अमन ज़ाहिरी के ऊपर भी तो ड्रोन का अटैक हुआ है ना। नहीं, वो ड्रोन का अटैक हुआ है, तो वो एक इंडियन जो एम्बेसडर है उनके नाम से किसी ने वो बनाया था, बट दैट इज एब्सोल्युटली फेक, दैट इज रॉन्ग, दैट इज फॉल्स। यही पे सोशल मीडिया बेराह रवी में हमें मुब्तला कर रहा है। जी, ये मेरा ख्याल है जो ये क्रैश हुआ है, ये तो एक, क्योंकि वो कोर कमांडर साहब मेरे दोस्त भी थे, यहाँ वाशिंगटन में भी वो काफी अर्सा रहे एज मिलिट्री एंड डिफेंस। सरफराज साहब, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब, बड़ा अफसोस, जाती भी बहुत अफसोस हुआ सुन के। लेकिन वो क्योंकि सैलाब का विजिट करने गए थे और उसमें लोग भी थे, फिर टेक्निकल खराबी या मौसम की खराबी की वजह से ये हादसा हुआ। तो ये तो एक बड़ी ऑफिशियली भी यही कहा गया है, तो मुझे तो ये क्रेडिबल लगती है। इसमें किसी फॉरेन अटैक का कोई जिक्र नहीं है, और ना मेरा ख्याल हो सकता है। और पाकिस्तान की सियासी दर्जा हरारत के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे आप? क्या सूरत हाल लगती है? ये ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है? ये ऊंट जो है ना, सियासी सूरत हाल जो है, हमारी एक साहब हैं जिनकी वर्दी का फैसला होना है 2-3 महीने में। उनकी वर्दी के वो उतरेगी या रहेगी या वो क्या होगा, उसके ऊपर जाकर सारा मामला अटक गया है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, तो ऑलरेडी एक्सटेंशन में चल रहे हैं, ऑलरेडी वो 3 साल से ज्यादा वो वर्दी पुरानी हो चुकी है, लेकिन वो अभी मजीद शायद उनका ख्याल है कि ये चले, या अगर वो ना चले तो उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि कोई उनका बच्चा बच्चूंगड़ा जिसे कहते हैं वो लग जाए उनकी जगह,
ताकि वो उनको एक तरह से प्रोटेक्शन या कवर दे सके, जैसा कि आम तरीके से होता है पाकिस्तान में कि जब वो नया चीफ लगता है तो वो पुराने चीफ की जो भी अच्छा किया बुरा किया सब उसको साइड पे कर देते हैं कि जी ठीक है, आप बैठे आराम से, ये आप नौकरी कर ले, आप ये अपने 2 4 10 प्लॉट ले ले, ये आपका जो नई नौकरी ले ले, जो उन सबको वो बड़ा कंफर्टेबल करके और फिर उसके बाद वो सब भूल जाते हैं पुराने को और नया जो है फिर अपना टेन्योर शुरू करते हैं। अब ये सबसे बड़ी लड़ाई जो है ना वो ये चल रही है, और ये सारा जो हम देख रहे हैं इलेक्शन का झगड़ा, पार्टीज का झगड़ा, कौन आएगा, नवाज शरीफ आएंगे नहीं आएंगे, इमरान खान रहेंगे नहीं रहेंगे, इनका खिलाफ होगा क्या होगा नहीं होगा, ये सारा का सारा एक स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है ये सिर्फ उसी एक फोकस वही है कि जी उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर उसको आप बीच में से निकाल दें तो ये सारी चीजें खुद ब खुद सेटल हो जाएंगे, इलेक्शन भी फौरन हो जाएगा, सारा मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, एक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर इतना कंट्रोवर्शियल हो जाए कि सबसे बड़ी पार्टी और सब मिलके उसको रोज गालियां दे रहे हो, रोज आके धरने दे रहे हो उसके सामने और रोज आके प्रोटेस्ट कर रहे हो, उसमें इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और होनी चाहिए इस लेवल पे कि वो खुद कहे कि भाई मैं कोई किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए तो ये काम नहीं कर रहा, मैं तो एक कौमी खिदमत कर रहा हूँ, और लोगों को अगर पसंद नहीं है तो मैं खुद जा रहा हूँ, कोई और कर ले आके। सर कुर्सी कौन छोड़ता है? कोई भी नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ता, इसलिए कि पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी कैरियर के इंटरेस्ट इन्वॉल्व कर लेते हैं लोग, और सारी चीजें फिर उस पर डिपेंड करने लगते हैं लोग। एक इलेक्शन कमिश्नर पे कोई डिपेंड कर रहा है तो कोई जजेस पे डिपेंड कर रहा है, कोई कह रहा है कि जी 4 जजेस होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 7 होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए, यानी अपनी मर्जी के। एक तो मैंने आज ये भी सुना कि किसी ने डिमांड किया है कि जी फलाने जज होने चाहिए, जस्टिस फाइज ईसा को दे देंगे सारा केस तो तब हम मानेंगे, यानी ऐसे अगर आप कानून का मजाक उड़ाएंगे कि मैं खुद बैठ के फैसला करूंगा अपने केस का, तो फिर कानून को अदालतों को बंद करें और सब रोज एक ऐलान कर दिया करें कि आज मैंने ये फैसला कर दिया और ये हो गया, और इसके बाद यही होगा डंडे का रूल अगर आपसे चलाना है तो फिर आप डंडे का रूल ही लाए। डंडे का रूल पाकिस्तान ने देखा है कई दफा, मगर अब वो हो नहीं सकता क्योंकि अब वो डंडे को कोई मानता नहीं है और लोग भी खड़े हो गए, इसलिए वो डंडा नहीं चला सकते, तो ये घुमा फिरा के फिर करते हैं काम। ये मसला अगर हल आप कर लें और ये मसला 2-3 महीने में हल हो जाएगा, इसमें कोई मेरा ख्याल है इतनी घबराने की बात नहीं है। लोग क्योंकि अब इतने उकता गए नहीं उकता गए, लोग अब खड़े हो गए, तैयार हो गए, उनको सब पता लग गया है कि जी दे आर नाउ वेल इन्फॉर्म्ड, और वो सब ये नहीं होने देंगे। तो ये इनको चाहिए कि ये लोग आपस में बैठ के एक सेटल कर ले, ये चीजों को मुल्क के इंटरेस्ट में कर ले, पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़े, अपने मुल्क के इंटरेस्ट में कर ले कि मुल्क दोबारा ट्रैक पर चले। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है और मजीद होगा अगर इसी तरह चलते रहे ये लोग तो। सर बहुत शुक्रिया शाहीन सहबाई साहब मेरे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आई डोंट हैव वर्ड्स, थैंक यू वेरी काइंडली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नाइस टू टॉक टू यू, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस।